Radhe Radhe. Hello everyone. So, let's begin with a new episode. Episode 17. Shocking truth revealed in front of Tansh. अमायरा एक्सप्रेशनलेस भाव से एकटक सामने शिवानी को देख रही थी, जो मिनी को खतरनाक तरीके से घूर रही थी। मिनी अपने कदम पीछे लेने लगी। यह देखकर शिवानी एकदम से उसके हाथ को पकड़कर उसे अंदर की तरफ धक्का देते हुए बोली, एक काम करो, तुम हम सबको डांस करके दिखाओ, वह भी सेक्सी डांस। शिवानी ने मिनी की इतनी ज़ोर से धक्का दिया था कि वह आगे की तरफ गिरने लगी। मिनी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे पता था कि वह प्रेग्नेंट है और अगर इस तरह वह ज़मीन पर गिरी तो ज़रूर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए वह जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रख लेती है और घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगा था वो आज अपने बच्चे को नहीं बचा पाएगी, मगर तभी उसे एहसास हुआ किसी ने उसके कंधे को मजबूती से पकड़ा था। यह एहसास होते ही मिनी अपनी आंखें खोलकर डरी हुई नज़रों से ऊपर देखती है तो उसे अमायरा नज़र आई, जिसके चेहरे पे बहुत ही गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे। मिनी को ठीक से खड़ा करते हुए अमायरा ने बड़े आराम से पूछा, क्या तुम ठीक हो? मिनी का पूरा शरीर कांप रहा था। वह अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए डरते बोली, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मिनी अपना सर झुका लेती है, क्योंकि उसे डर था कहीं उसकी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को पता न चल जाए, वरना सभी उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। शिवानी ने देखा कि अमायरा ने मिनी को बचा लिया तो वह गुस्से से भर गई और अमायरा को उंगली दिखाते हुए बोली, आज तक मैंने किसी को परेशान किया है, जिसे भी परेशान किया है, किसी की हिम्मत नहीं उसे बचाने की, मगर तुमने उस बचाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए अब इसकी सज़ा तुम हमारे सामने इसलिए तुम हमारे सामने मुजरा करो, वह भी आधे अधूरे कपड़ों में। इतना कहते वह डेविल स्माइल करते हुए अपनी एक दोस्त से बोली, जाओ और जाकर हमारी क्लास के सभी लड़कों को बुला कर लाओ। वह मुजरा करेगी तो ज़रूर हमारे, मगर सभी लड़कों के सामने, और हम इसका वीडियो भी बनाएंगे। शिवानी को बात सुनकर सभी अमायरा पर हंसने लगे। मिनी तुरंत घबराते हुए बोली, शिवानी देखो, तुम इस समय अमायरा को मत घसीटो। क्या तुम तंश को नाराज़ करना चाहती हो? तंश के जिक्र से ही शिवानी गुस्से में भर गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी ब्लडी बीच। इतना कहते ही वह उसे थप्पड़ मारने वाली थी, मगर अमायरा उसके हाथ बीच में ही रोक देती है। फिर अमायरा उसकी कलाई को मरोड़ते हुए मुस्कुरा कर बोली, वैसे शिवानी, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, तो क्यों ना तुम हम सब लोगों को डांस सिखाओ। वैसे मुझे कई सारे स्टेप्स नहीं आते, पर अगर तुम सिखाओगी तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी लर्नर हूँ। भले ही वह आराम से कह रही थी, मगर उसकी पकड़ शिवानी के हाथों पर बहुत ही ज़्यादा कसी रही थी। उसने शिवानी के हाथ ही उसने कस के दबाया हुआ था, जिससे शिवानी को बहुत पेन होता है। शिवानी के दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वह अपनी बेइज्जती भी नहीं करवाना चाहती थी। पर दर्द के आगे वह हार गई और अगले ही पल वो जमीन पर पड़ी दर्द से करहा रही थी। सभी अमायरा की इस हरकत से डर गए, क्योंकि सभी ने सुना था कि कैसे अमायरा ने कुछ दिन पहले ही अपने क्लास के बच्चों के बेरहमी से पीटा था। यहाँ तक कि लड़के भी उससे जीत नहीं पाए थे, इसलिए सभी डर कर पीछे हो गए। अमायरा जमीन पर बैठी और बड़े ही प्यार से शिवानी गालों को दबाते हुए मुस्कुरा कर बोली, लोग सही कहते हैं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, और तुम उसी कुत्ते में से एक हो, और अमायरा रायचंद कुत्तों के मुंह नहीं लगती। इतना कहते ही उसके गालों को बेरहमी से झटकते हुए मिन्नी को देखती है। अमायरा तो थोड़ा थोड़ा शक था कि मिन्नी के पेट में जो बच्चा है वह तंश या जिंदल खानदान से रिलेटेड है, इसलिए वह मिन्नी के करीब रहना चाहती थी और सब पता करना चाहती थी। अमायरा अभी यहाँ इन लोगों के साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहती थी। वह मिनी के हाथ को पकड़ती और वहाँ से जाने लगती है, मगर शिवानी तभी गुस्से से बोली, अमायरा देखना, मैं तुम्हें इस डांस कंपटीशन में कैसे हराती हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे बैट लगाओ,
अगर मैं जीत गई तो तुम तंश को छोड़ दोगी और उससे कहोगी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। यही नहीं, तुम पूरे कॉलेज के सामने घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी मांगोगी और यह कॉलेज छोड़कर चली जाओगी। अमायरा रुकी। उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसको सोचकर अचानक ही वह खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर बोली, चैलेंज एक्सेप्टेड। क्योंकि अमायरा रायचंद को चैलेंज बहुत पसंद है। पर अगर तुम हारी तो तुम्हें ज़िंदगी भर मेरी नौकर बन के रहना होगा। यही नहीं, पूरे कॉलेज के सामने माफ़ी मांगने के साथ साथ मुझे तुम्हारे डैड की कंपनी के पूरे 50% शेयर चाहिए। बोलो, मंजूर है? अमायरा ने जानबूझकर यह शर्त रखी थी क्योंकि उसे याद आया था पिछले जन्म में शिवानी की फैमिली ने घटिया साजिश षड्यंत्र रच के मिनी को परेशान किया था, उसे मरने पर मजबूर किया था, वे भी सिर्फ पैसों के लिए। इसलिए अभी ही से ही वो धीरे धीरे उसके सभी पैसों को ले लेना चाहती थी। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वे 1 मिनट में सब कुछ अपना नाम करवा लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शिवानी को बहुत घमंड था। वह हंसते हुए बोली, मुझे मंजूर है क्योंकि हारना तो तुम्हें ही है, पर याद रहे वे एक पार्टनर डांस कंपटीशन है, तो जाओ और अपने लिए कोई ढंग का पार्टनर ढूंढ कर लाओ। इतना कहते हुए उसके होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई, मगर अमायरा उसे इग्नोर करते हुए मिनी के साथ चली गई। मिनी बहुत ही डर गई हुई थी। उसने एकदम से अमायरा से सवाल किया, क्या तुम पागल हो गई हो जो तुमने ऐसी बेट लगाई? साफ पता चल रहा है कि तंश तुम्हारी कितनी फिक्र करता है, तुमसे प्यार करता है। क्या तुम ऐसे ही तंश को उसे दे दोगी? अमायरा रुकी और रहस्यमय एक तरीके से मुस्कुराकर मिन्नी की आंखों में देखते हुए माफिया स्टाइल में बोली, अमायरा रायचंद अपनी चीज़ों पर किसी का हक बर्दाश्त नहीं करती, और यहाँ तो वह लड़की मेरे हस्बैंड पर नज़र डाल रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी? कैसा रहेगा अगर मैं डांस कंपटीशन में पूरे कॉलेज और दुनिया वालों के सामने इसकी इज्जत उतार दूँ? इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। मगर मिनी कंफ्यूज थी, अमायरा के कहने का मतलब क्या था। मिनी को शिमला ट्रिप पर ही पता चल चुका था कि तंश अमायरा का हस्बैंड है, पर उसने इस बात को सीक्रेट ही रखा था। मिनी अपने चेहरे पर चिंता लिए जाती हुई अमायरा को देखकर बोली, यह लड़की सच में पागल है, खतरों से खेल रही है। यह अपने हस्बैंड को बेड पर कैसे लगा सकती है? पर मिनी नहीं जानती थी अमायरा ने तक को इसलिए बेड पर लगा दिया। अमायरा ने तंश को इसलिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं। अमायरा ने इसलिए बेड पर लगा दिया क्योंकि शिवानी को नज़र तंश पर थी, जो कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उस कंपटीशन में शिवानी के घमंड के साथ साथ उसकी फैमिली को भी ख़त्म कर देना चाहती थी और अपनी एक ना बनने वाली सौतन को भी। अमायरा को दोबारा जन्म हुआ था, इसलिए उसे अच्छे से पता था आज कौन सी क्लासेस चलने वाली है और उसे सारा सिलेबस बहुत अच्छे से याद भी था। इसलिए वह पूरे कॉलेज में बस टहल रही थी। वह कैंटीन के साइड जाते हुए खुद से बड़बड़ाया, समझ नहीं आता मिस्टर लाइफलाइन हर वक्त अपने चेहरे को छुपा कर रखते हैं, इसके बावजूद इन मक्खियाँ उसके पीछे क्यों मंडराती रहती हैं? सबको मेरे हस्बैंड को क्यों चाहिए? पहले वह आलिया और अब यह शिवानी, इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते हुए जैसे कैंटीन में पहुंची चौंक गई, क्योंकि उसके सामने एक जाना पहचाना इंसान था जिसे देखते ही अमायरा उस इंसान को जान से मार देना चाहती थी। उसने देखा कोई भी उसे देख नहीं रहा है, तो चुपके से अपने वॉच से एक छोटा पेन निकाल लिया और उसे उस आदमी के ऊपर फेंक दिया और पेन सीधा उसे आदमी के हाथ पर लगी और वह आदमी दर्द से तड़प उठा। तंश एक ज़रूरी काम से अपने ऑफिस चला गया था। वह इस वक्त एक्सप्रेशन लेस भाव से एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था और वह अपनी रोलिंग चेयर पर हल्के हल्के से हिला रहा था। पूरे मीटिंग रूम में शांति छाई हुई थी। तंश के अलावा उस मीटिंग रूम में शौर्य और उसके साथ एक और 40 साल का बिजनेसमैन मौजूद था। 2 घंटे की मीटिंग करने के बाद उस 40 साल के बिजनेसमैन, जिसका नाम मिस्टर देसाई था, उन्होंने तंश की चापलूसी करते हुए कहा, मिस्टर टीजे,
मुझे उम्मीद है आपको प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। इस पर तंश बेरहमी से मुस्कुराते बोला, What do you think? What this crazy idea of yours? I would be interested in working with. इस पर तंश बेरहमी से मुस्कुराते बोला, What do you think? With this crazy idea of yours, I would be interested in working of you. यह सुनते ही मिस्टर देसाई के चेहरे के रंग बदल गए और घबराते हुए बोले, मिस्टर तीजे, ऐसा मत करिए। इस प्रोजेक्ट में मैंने काफ़ी वक्त से काम कर रहा हूँ। पर तंश और शौर्य को बिना देखे ही बोला, आई डोंट केयर। इतना कहते वह वहाँ से दरवाजे के पास पहुँचा। अचानक शौर्य अपनी दमदार आवाज़ में बोला, वैसे मैंने सुना था कि टीचर बहुत ही हार्टलेस इंसान है। आज देख भी लिया। मुझे तो इस प्रोजेक्ट में कोई भी कमी नहीं लग रही। यह सुनकर टीजे यानी तंश खतरनाक तरीके से मुस्कुरा और जवाब देता है, सो यू कैन कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट। इतना कहते ही वह वहाँ से चला गया। मगर शौर्य के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही खतरनाक हो गए, क्योंकि उसे टीजे से नफरत थी। टीजे ने इतनी कम उम्र में ही इतना कुछ हासिल कर लिया था। वह सिर्फ 23 साल का था, इसलिए शौर्य को उसके जलन होती थी और वह गुस्से में बोला, एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और पता नहीं तुम उस रात कैसे उस हमले से बच गए। इतना कहते ही वह अपनी आँखों में नफरत लिए दरवाजे की तरफ देखने लगता है। जी हाँ, उस रात जब टीजे पर जानलेवा हमला हुआ था और अमायरा ने उसकी जान बचाई थी। हमले में शौर्य भी मिला हुआ था और वह असली मास्टरमाइंड नहीं था। तंश जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचा, उसने देखा वहां पर जय और तनिष्क मौजूद हैं। तंश दोनों को इग्नोर करते हुए जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी तनिष्क मजाक में बोला, तो बताइए टीजे भाई साहब, आपको अब पैर कैसा है? वैसे मैंने सुना है कल रात तुम्हारे रूम का बेड टूट गया था। जय भी तंश को मजाक उड़ाते हुए बोला, वैसे छोटे, तुम हमेशा लड़कियों से दूर रहते थे। तुम्हें किसी भी चीज़ की एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या तुमने रात को सब सही से किया? मेरा मतलब तुम्हें पता है ना कि इंटीमेट कैसे होते हैं, या फिर तुम बेड पर उसे ताइक्वांडो सिखा रहे थे जो पूरा बेड ही टूट गया। इतना कहते ही तनिष्क और जय एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और हंसने लगते हैं। तनिष्क बेहद गुस्से में उन्हें घूरते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ सोकर बताऊं तो मुझे वह सब आता है या नहीं? जय उसे इतना चिढ़ते हुए देखकर हंसकर बोला, छोटे देख, हम सब भाई हैं, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हमें बता दें। और वैसे भी आजकल इंटरनेट का ज़माना है, गूगल पर सब मिलेगा। एक बार सर्च कर लो, गूगल तुम्हें पूरी डिटेल में बताएगा, वो भी सब कैसे करते हैं। तंश का पारा हाई हो गया और वो पेपर वेट उठाकर जय को ऊपर फेंकते हुए कहा, तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का बड़े भाई। तनिष्क मुस्कुराकर बोला, कहीं कल रात को तुम कुछ कर नहीं पाए इसलिए गुस्से में तो नहीं हो? एक मिनट, मुझे कभी कभी शक होता है कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है बेड पर तुम अमायरा को खुश ना कर पाए हो और उसने तुम्हें पीट दिया हो, शायद इसलिए बेड टूट गया। तनिष्क और जय लगातार तंश का मजाक उड़ा रहे थे। तंश गुस्से में उठा और अपने स्लीव्स मोड़ते हुए एक मुक्का जय को मारता और वह दोनों बुरी तरह लड़ने लगे थे। उन दोनों को रोकने के लिए तनिष्क के बीच में आ गया। इस खींचातानी में उसके शर्ट के बटन टूट गए और तीनों ही दम से सोफे पर गिर गए। उसी वक्त कैबिन का डोर ओपन हुआ। कैबिन का डोर ओपन होने की आवाज़ सुनते ही तीनों पलट कर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। तभी डोर के पास खड़ी आदमी, जो एकदम दमदार पर्सनैलिटी वाला था, उसने गहरी आवाज़ में कहा, भाइयों के बीच करीबी अच्छी है, मगर इस तरह की करीबी गलतफहमी पैदा कर सकती है। इतना कहते ही वह घूर के तीनों को देखता है। तीनों ही शर्ट के बटन खुले हुए थे और तीनों एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे, जो एक गलत सिग्नल दे रहा था, जैसे जय तनिष्क और तंश तीनों रोमांटिक रिलेशन में हो। पर आधे ऑफिस को भी यही लगता था
कि उनके बॉस टीजे के 2 लड़कों के साथ संबंध है। तंश जल्दी से तनिष्क और जय को खुद से अलग करते हुए खड़ा हो गया और गुस्से से हर्ष से बोला, यह मेरा ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं जो सब मुंह उठाकर आ गए। तंश ने इतना कहा ही था कि तभी विश्वास भागते हुए कैबिन के अंदर आया। उसने घबराते हुए कहा, प्रेसिडेंट, उस माफिया के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पता चली है। अभी तक जो माहौल थोड़ा सा हल्का था, वह माफिया शब्द सुनते ही डरावना माहौल हो गया। तंश की आंखें एक डेविल चमकती, उसके साथ साथ नफरत और किसी को भी मार देने की चाहत। तंश का चेहरा भी एक्सप्रेशन लेस हो गया और तनिष्क और जय एक दूसरे को देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन में कोई और नहीं बल्कि केवल था, पर केवल की हरकत से अमायरा गुस्से में थी। उसने केवल को बहुत पीटा। जब वे दोनों कॉलेज से बाहर कुछ ही दूरी पर सड़क पर खड़े थे, तभी कुछ पुलिस वाले वहां घूम रहे थे और अमायरा ने केवल को सबक सिखाने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने उसे छेड़ा है। बेचारे केवल को बेवजह ही पुलिस उठा ले गई। केवल इस वक्त लॉकअप में बंद था। तभी उसकी वॉच में एक सिग्नल आता है। उसके कान में बहुत ही छोटे से ब्लूटूथ लगे थे जो किसी को दिखते भी नहीं थे। उसमें से कुछ कहा गया जिसे सुनकर केवल परेशान होकर बोला, व्हाट? अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जीजा जी को अमायरा की सच्चाई नहीं पता चल सकती। अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो पता नहीं वे अमायरा के साथ क्या करेंगे। मुझे किसी की फिक्र नहीं, मुझे बस अमायरा की फिक्र है। अगर किसी ने भी उसे हाथ लगाया तो मैं सबको जान से मार दूंगा, भले ही मुझे ही क्यों ना मरना पड़े। इतना कहते ही केवल गुस्से में लाल पीला नीला हो गया। अब उसे कैसे भी करके बाहर निकलना था। वह सलाखों को पकड़कर गुस्से से बोला, इंस्पेक्टर, मुझे बाहर निकालो अभी के अभी, वरना अच्छा नहीं होगा। इस पर इंस्पेक्टर ने केवल को ध्यान नहीं दिया, मगर केवल चुप नहीं बैठ सकता था। उसने एक जोरदार केक सलाखों को मारा तो इंस्पेक्टर गुस्से में ताला खोलकर अंदर जाकर उसे मारने वाला था, मगर केवल ने उसकी ही बंदूक छीन ली और गन उसके ऊपर तानकर पुलिस स्टेशन से भाग निकला। हमारा घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक फ्लावर शॉप मिली। उसे रेड कलर के फ्लावर बहुत पसंद है, तो उसने उसे तंश के लिए खरीद लिया ताकि इस पर वह डांस कंपटीशन के बारे में उससे बात कर सके और उसे मना सके। अमायरा उस फ्लावर को लेकर पैदल घर की तरफ जाते हुए मुस्कुराकर बोली, मिस्टर लाइफलाइन को मैं भले ही कल रात नहीं मना पाई, मगर आज मना लूँगी। आज तक उसे किसी ने भी गिफ्ट नहीं दिया, तो इस फ्लावर को देखकर वो कैसे रिएक्ट करेगा। इतना कहते ही वह तंश के एक्सप्रेशन के बारे में सोचने लगी। फिर मुंह बनाकर बोली, जरूर सड़ा गला सा एक्सप्रेशन ही बनाएंगे, वह सड़ू कहीं का। अमायरा खुशी खुशी विला की तरफ जा रही थी। उसका फ़ोन लगातार बज रहा था, मगर वह इसे इग्नोर कर रही थी। यहाँ तक कि उसने वो वॉच पहनी थी, उस पर भी एक सिग्नल आ रहा था। अमायरा ने उस सिग्नल को इग्नोर करके हल्के गुस्से में बोला, क्या ये लोग कोई काम ठीक से संभाल नहीं सकते जो मुझे सिग्नल भेजे? लेकिन मैंने उन्हें अच्छे से बताया 1 महीने तक फुल आराम करूँगी और मुझे कोई कांटेक्ट मत करना। इतना कहते ही वे अपनी वॉच के सिग्नल को इग्नोर करते हुए विला के लिए निकल गई। अमायरा जैसे ही विला पहुंची तभी उसके पास तंश कॉल आया। तंश का कॉल देखकर अमायरा बहुत खुश हो गई। उसने कॉल उठाया और एक्साइटेड होकर बोली, मिस्टर लाइफलाइन, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कॉलेज में ढूंढा पर तुम मुझे वहाँ नहीं मिले। इतना कहते ही वह मुंह बना लेती है और छोटे बच्चे की तरह। तभी दूसरी तरफ से तंश ने कुछ कहा जिसे सुनकर अमायरा मुंह फुलाते हुए बोली, तुम भी ना, तुम यह बात पहले ही नहीं बता सकते थे, पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँगी। इतना कहते ही वह कॉल कट करती है। उसने ध्यान नहीं दिया तंश की आवाज़ में कुछ अजीब था। सो लेट्स गो। ये तो एपिसोड बहुत छोटा निकला। नेक्स्ट, अमायरा अपने हाथ में पकड़े लाल गुलाब के देखती है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रही थी। अमायरा खुश थी कि पहली बार तंश को रेड रोजेस देने वाली थी। अमायरा अपने हाथ में पकड़े फूल को देखकर मुस्कुराए जा रही थी कि तभी उसके पास किसी का कॉल आया। अमायरा फिर से इरिटेट होकर अपने फ़ोन को स्क्रीन को देखती है
तो इस बार उसकी इरिटेशन गायब हो गई। अमायरा जल्दी से कॉल रिसीव करके अपने कान पर लगाती है और एक्साइटेड होकर बोली, मॉम। तभी दूसरी तरफ से मिसेस जिंदल अमायरा को खुश होकर बोली, अमायरा क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग पर चलोगी? मैं और स्माइली तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम कब तक आ जाओगी? पहले तो अमायरा बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मगर जैसे ही उसने स्माइली का नाम सुना उसकी सारी खुशी एक पल में ही गायब हो गई, क्योंकि स्माइली के जिक्र से ही अमायरा की आंखों के सामने एक नज़र घूमने लगती थी, जहाँ पर बेरहमी से स्माइली को जान से मारा जा रहा था। यही नहीं, उसे कार से ठोकर करने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया। यही सभी दर्दनाक यादें अमायरा के जहन में घूमने लगी तो अमायरा का दिल डर के कारण कांप गया। उसने हाथ से फ़ोन जमीन पर गिरने वाला था, मगर उसने किसी तरह संभाल लिया। फिर बहाना बनाते हुए एकदम से बोली, सॉरी मॉम, मैं नहीं आ सकती। उसकी ना सुनकर मिसेस जिंदल ने थोड़ी नाराज़गी से कहा, अमायरा क्या तुम सच में नहीं आना चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती? अमायरा जल्दी से उन्हें समझाते हुए बोली, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्चुअली तंश ने मुझे बुलाया है तो मुझे जाना होगा। मगर मिसेस जिंदल कुछ और ही समझ लेती हैं। उन्होंने अमायरा को छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो वह तुम्हें डेट पर लेकर जाना चाहता है? ओके, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी और स्माइली के साथ शॉपिंग कर लूँगी, तुम जाओ। इतना कहते ही वे बिना आगे अमायरा की बात सुने कॉल कट कर देती हैं। बेचारी अमायरा डेट के नाम से थोड़ा शर्मा गई थी। वहीं दूसरी तरफ मिसेस जिंदल स्माइली के साथ एक बहुत ही बड़े मॉल के अंदर खड़ी थी। मिसेस जिंदल ने फ़ोन काटने के बाद स्माइली को देखकर कहा, स्माइली तुम्हारी मॉम नंबर 4 तुम्हारे डैडी नंबर 4 के साथ डेट पर गई हैं, इसलिए वह नहीं आ सकती। यह सुनते ही स्माइली का खुशनुमा चेहरा तुरंत ही मुरझा गया। स्माइली की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक तो उसके पास अपनी खुद की मॉम नहीं थी और ना उसके डैडी उसे बताते थे कि उसकी मॉम कौन है। उसने पहली बार जब अमायरा को देखा तो उसने उसे अपनी मॉम मान लिया था, लेकिन अब बार बार अमायरा का उसे इग्नोर करना स्माइली को हर्ट कर रहा था। स्माइली अचानक ही रोकने लगी और वह बाहर की तरफ भागते हुए बोली, स्माइली को कोई पसंद नहीं करता, डैडी भी हर वक्त डांटते रहते हैं, अब मम्मा नंबर 4 को भी स्माइली नहीं चाहिए। उसे भागते हुए देखकर मिसेस जिंदल परेशान होकर उसके पीछे भागने लगे। स्माइली रुको, स्माइली ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे रुको। मिसेस जिंदल उसके पीछे भागी, मगर स्माइली उसकी एक नहीं सुनती और वह मॉल से निकलकर उसे जहाँ भी जगह मिल रही थी वो वहाँ भाग रही थी। मिसेस जिंदल गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोली, जल्दी से स्माइली को पकड़ो। उसके बाद वे हर्ष को कॉल लगाने लगी। वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी स्माइली को इस तरह भागते हुए देखकर, क्योंकि स्माइली ने आज तक कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। अगर वह रोती भी थी तो सीधा उसके पास आती थी, मगर आज वो मॉल से भाग गई। वहीं दूसरी तरफ तंश ने अमायरा को एक फार्म हाउस में बुलाया था। वह तंश का अपना खुद का पर्सनल फार्म हाउस था। अमायरा जैसे ही फार्म हाउस में के बाहर पहुंची उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। वह अजीब सी शांति पता नहीं क्यों पर उसके दिल की धड़कनों पर मजबूर कर रही थी। उसका सिक्स सेंस उसे कह रहा था कुछ तो गलत है यहाँ पर, मगर फिर भी उसने होठों पर मुस्कुराहट कम नहीं की। वह लाल गुलाब को लेकर धीरे धीरे अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाने लगी। अमायरा ने देखा यह फार्म हाउस आधे से ज़्यादा कांच का बना हुआ था, मगर फिर भी वह अंदर कुछ भी नहीं देख पा रही थी। बाहर गेट के पास कई गार्ड्स मौजूद थे जो दिखने में बिल्कुल रोबोट जैसे लग रहे थे। उन्होंने अमायरा को नहीं रोका तो अमायरा अपने होठों को चबाते हुए अंदर चली गई। फार्म हाउस के अंदर पहुंचते ही अमायरा आसपास देखने लगी, पर उसे सिवाय खामोशी के कुछ भी नहीं मिला। अमायरा गुलदस्ते को वहीं टेबल पर रखती और चारों तरफ देखी। तंश को पुकारती है, मिस्टर लाइफलाइन, मिस्टर लाइफलाइन, वे आर यू, मिस्टर लाइफलाइन। अमायरा लाइन को आवाज़ लगाती है लाइफलाइन को, पर लाइफलाइन उसे कहीं नहीं दिखा। अमायरा किचन में देखती है, फिर आसपास के कमरों में। जब उसे कहीं भी लाइफलाइन नहीं दिखा तो वह वापस हॉल में आ गई। उसे इरिटेट होकर कहा, ये मिस्टर लाइफलाइन कहाँ रह गए? मुझे तो बोला था जल्दी आना, अब जब मैं आ गई तो वह पता नहीं कहाँ चले गए।
इतना कहते ही अमायरा धम से सोफे पर बैठ जाती है और मगर तभी एक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। वह आवाज़ कुछ टूटने की थी तो अमायरा एकदम से अपनी जगह पर खड़ी होकर चौंकते हुए बोली, यह कैसी आवाज़ है? कहीं मिस्टर लाइफलाइन ऊपर तो नहीं है? अगर ऊपर हैं तो मैंने आवाज़ लगाई तो नीचे क्यों नहीं आई? इतना कहते ही वह वहाँ से जाने लगी, मगर अनजाने में ही उसकी नज़र लाल गुलाब पर पड़ गई तो वह मुस्कुरा देती है। उसने जल्दी से उन फूलों को उठाया और सीढ़ियों से चढ़ते ऊपर चली गई। अमायरा जैसे ही रूम के सामने खड़ी हुई, उसे दोबारा कुछ टूटने की आवाज़ आई। वह आवाज़ उसी रूम के अंदर से ही आ रही थी। अमायरा कुछ समझ नहीं पाई कि आखिर तंश अंदर तोड़फोड़ क्यों कर रहा है। वह धीरे से अपना हाथ दरवाजे पर रखकर दरवाजे को खोल देती है तो अंदर का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। अमायरा ने जैसे ही कदम रूम के अंदर रखा, उसकी पकड़ उन फूलों के गुलदस्तों पर कस गई। पूरा रूम बिखरा हुआ था, पिल्लो जमीन पर पड़े थे, मिरर टूटा हुआ था, वहाँ के सामान भी जमीन पर बिखरे हुए पड़े थे। अमायरा फिर शौक होकर बालकनी की तरफ देखती है जहाँ से धुआं धुआं आ रहा था। अब वो बालकनी की तरफ बढ़ी तो उसे पता चला वह धुआं सिगरेट का था। वह खांसते हुए उसके नाक के पास हवा करती है, फिर अपने मुंह को बंद करते हुए बोली, मिस्टर लाइफलाइन, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ इस सिगरेट को बुझाओ। इतना कहते ही उसने जैसे ही तंश को देखा, वो उसका मुंह बन गया क्योंकि तंश अभी भी लगातार सिगरेट पी रहा था। उसने पलट कर अमायरा को नहीं देखा तो अमायरा इस बार उसके बाजू को पकड़कर एक छोटे बच्चे की तरह बोली, मिस्टर लाइफलाइन, मुझे सिगरेट के धुएं से प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ उसे बुझा दो। उसकी आवाज़ इस बार बहुत ही नर्म, प्यारी और स्वीट थी। इतनी स्वीट आवाज़ सुनकर कोई भी अपना दिल हार बैठे, मगर तंश ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने बेरहमी से अपना हाथ अमायरा के हाथ से छुड़ा लिया। उसने ज़्यादा ताकत लगाई थी जिस कारण अमायरा लड़खड़ाते हुए एकदम पीछे हो गई। वह हैरान थी क्योंकि तंश ऐसी हरकत कभी नहीं करता था। उसे तंश में कुछ अजीब सा नज़र आने लगा। उसके अंदर बेचैनी ने जगह ले ली और कई सारे सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। वहीं दूसरी तरफ तनिष्क और हर्ष इस वक्त तनिष्क के केबिन में ही बैठे थे। वे दोनों के साथ अस्पताल में थे और बहुत ही ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहे थे। तनिष्क गंभीरता से सवाल करता है, तंश क्या करेगा? हर्ष ईविल स्माइल करते हुए बोला, ये मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तंशवर्धन जिंदल क्या करता है। यह जानना और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इतना कहते ही वे हंसने लगा, मगर उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी। तनिष्क एक पिलो उसकी तरफ फेंकते हुए मुंह बनाकर बोला, हार्टलेस महन कहीं के, क्या तुमने उसकी कंडीशन नहीं देखी? तुम्हें अभी भी उस पर हंसी आ रही है? मुझे तो डर लग रहा है कहीं वे अपने पैर के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। हर्षवर्धन एक आईब्रो को ऊपर करता है और कठोरता से पूछता है, क्या तुम्हें सिर्फ उसके पैर की चिंता है? क्या तुमने कभी उसका गुस्सा नहीं देखा? हो सकता है वह अपने गुस्से के चलते ही कुछ भी कर ले। दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे, पर दोनों के ही दिमाग में चल रहा था कि आखिर तंश क्या करने वाला है। उसके बाद दोनों सामने टीवी को देखने लगते हैं जहाँ पर तंश के फार्म हाउस का ही सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। उसने तंश और अमायरा साफ नज़र आ रहे थे और साथ में उनकी आवाज़ें भी। दूसरी तरफ केवल जेल से भागकर वह लगातार अमायरा को कॉल कर रहा था, मगर अमायरा उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। तंश के प्राइवेट विला पर पहुंचते ही केवल अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। तो केवल ने उन्हें गुस्से में कहा, देखो अभी मुझे अंदर जाने दो, मुझे अमायरा से बात करनी है, मैं उसका भाई हूँ। गार्ड वैसे तो किसी के सवाल का जवाब नहीं देते थे, लेकिन जब केवल ने कहा कि वह अमायरा का भाई है तो उसने कड़क आवाज़ में कहा, पर मैडम यहाँ नहीं है, वे ताशे के सर से मिलने कहीं गई हैं, वे तंश सर से मिलने कहीं गई हैं। यह सुनकर केवल परेशान हो गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कहाँ है? गार्ड ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अब केवल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। केवल काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसके बाद केवल ने किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, केवल सख्त आवाज़ में ऑर्डर देते हुए बोला, मुझे जल्दी से पिंक पैंथर को लोकेशन पता करके बताओ। इतना कहते ही वह कॉल कट कर देता है और फिर अपने सर को मसलते हुए बोला, अमायरा तुम पिंक पैंथर हो,
यह न्यूज़ किसी को पता नहीं चल सकती और ना ही तुम्हारी माफिया होने की बात किसी को पता चल सकती। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगी। और अगर केवल आगे कुछ भी सोच नहीं चाहता था। उसने गुस्से से एक जोरदार लात दीवार पर मारी। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। केवल जल्दी से उस कार के अंदर बैठ वहाँ से निकल जाता है। वहीं तंश के फार्म हाउस पर अमायरा थोड़ा इरिटेट हो गई तंश ने इस तरह सिगरेट पीने से। अमायरा ने एकदम से तंश के हाथ से सिगरेट छीना और उसे जमीन पर फेंक कर अपने जूते से मसलते हुए बोली, मना कर रही हूँ इतनी देर से, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्यों पी रहे हो इतनी सिगरेट? और तुम्हारी उम्र ही क्या है? इतनी कम उम्र में तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। क्या तुम्हें पता है इससे कितनी सारी बीमारियाँ होती हैं? तभी तंश गुस्से से उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें इतनी लाल थी कि अमायरा ने आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।